नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप इस कहानी में कैसे एक रानी अपने ही राजा को धोखा देती है और दुश्मन राज्य के राजा से संधि करके अपने ही राजा के राज्य को अपनाना चाहती है। तो क्या रानी इसमें सफल होगी? क्या राजा अपने ही रानी के जाल में फंस जाएगा? तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं और आप लोग इसको शुरू से लास्ट तक देखिए क्या होता है। बहुत समय पहले की बात है। विजयगढ़ राज्य में एक चतुर और सुंदर रानी रुक्मिणी रहती थी। उसकी बुद्धिमत्ता के चर्चे दूर दूर तक थे। राजा विक्रमादित्य उसे बहुत मानते थे और हर राज्य के फैसले में उसकी सलाह लेते थे। परंतु रानी के मन में एक अलग ही योजना थी। विजयगढ़ एक समृद्ध राज्य था, पर रानी की नजर सिर्फ राजमहल और ऐश्वर्य पर नहीं, बल्कि पूरे राज्य पर थी। वह चाहती थी कि सत्ता केवल उसके हाथों में हो। राजा को विश्वास में लेकर उसने धीरे धीरे राजकाज में अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी। मंत्रीगण और सेनापति भी उसकी मीठी बातों में आकर उसके पक्ष में हो गए। एक दिन पड़ोसी राज्य के राजा ने विजयगढ़ पर आक्रमण कर दिया। राजा विक्रमादित्य युद्ध की तैयारी में लग गए, लेकिन रानी ने गुप्त रूप से दुश्मन राजा से संधि कर ली। उसने महल में ही ऐसा जाल बिछाया कि राजा को सही समय पर सेना और हथियार न मिल सके। युद्ध के मैदान में राजा को विश्वासघात का आभास हुआ, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। युद्ध के मैदान में राजा विक्रमादित्य ने देखा कि उनकी सेना बिखरने लगी है। सैनिकों तक सही समय पर शस्त्र और रसद नहीं पहुंची। कई सेनापति जो रानी के प्रभाव में आ चुके थे, उन्होंने राजा का साथ छोड़ दिया। फिर भी राजा ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी बची हुई सेना के साथ पूरी ताकत से लड़ते रहे। महल में रानी रुक्मिणी इस पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए थी। उसे पूरा यकीन था कि राजा पराजित हो जाएगा और फिर वह स्वयं सत्ता संभाल लेगी। लेकिन अचानक एक नया मोड़ आ गया। राज्य के एक वफादार मंत्री को रानी की गुप्त योजनाओं का पता चल गया। उसने तुरंत कुछ गुप्तचरों को युद्ध भूमि की ओर भेजा ताकि राजा को यह खबर दी जा सके। जैसे ही राजा को इस विश्वासघात के बारे में पता चला, उसका क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपनी पूरी शक्ति से लड़ाई जारी रखी और दुश्मन सेना को रोकने का हर संभव प्रयास किया। इसी बीच विजयगढ़ के कुछ वफादार सैनिकों को भी सच्चाई समझ में आ गई और वे राजा के पक्ष में वापस आ गए। महल में हलचल बढ़ने लगी। कुछ मंत्री भी रानी की नीयत पर शक करने लगे। वे आपस में सोचने लगे कि अगर रानी अपने ही राजा के साथ विश्वासघात कर सकती है, तो वह किसी के भी साथ छल कर सकती है। महल के भीतर ही रानी के खिलाफ एक साजिश पनपने लगी। महल के अंदर माहौल तेजी से बदलने लगा। रानी को आभास हो गया कि कुछ मंत्री और सैनिक अब उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, लेकिन वह घबराई नहीं। उसने अपने प्रति वफादार सैनिकों को एकत्र किया और महल के महत्वपूर्ण हिस्सों पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। उधर युद्ध भूमि में राजा विक्रमादित्य घायल हो चुके थे, लेकिन उनका साहस अभी भी अटूट था। उन्हें अपने भरोसेमंद सैनिकों का साथ मिलने लगा। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, दुश्मन राजा को भी समझ आने लगा कि यह लड़ाई इतनी आसान नहीं होगी। महल में रानी ने एक और चाल चली। उसने संदेश भिजवाया कि राजा युद्ध में मारे गए हैं, ताकि महल में पूरी तरह से उसका शासन स्थापित हो सके। लेकिन महल के कुछ पुराने दरबारियों को इस खबर पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने अपने गुप्तचरों को युद्ध भूमि की ओर भेजा ताकि सच्चाई का पता लगाया जा सके। युद्ध भूमि में राजा ने एक नया युद्ध कौशल अपनाया। वह जानते थे कि सीधा आक्रमण उनकी सेना के लिए घातक हो सकता है, इसलिए उन्होंने दुश्मन को थकाने की रणनीति बनाई। धीरे धीरे दुश्मन सेना कमजोर पड़ने लगी और विजयगढ़ के सैनिकों का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। इसी बीच महल में भी घटनाएं तेजी से बदल रही थीं। कुछ दरबारियों ने चुपके से रानी के खिलाफ योजना बनानी शुरू कर दी। वे जानते थे कि अगर राजा जीवित रहे तो वह रानी के विश्वासघात को कभी माफ नहीं करेंगे। रानी को भी यह एहसास होने लगा कि उसकी योजना जितनी आसान लग रही थी, उतनी थी नहीं। उसने अपने सबसे वफादार सिपाहियों को इकट्ठा किया और महल के सुरक्षा द्वारों को मजबूत करने का आदेश दिया। लेकिन क्या वह अपने ही बुने जाल में फंसने वाली थी? इधर राजा विक्रमादित्य के सैनिक युद्ध में नई ऊर्जा के साथ लड़ रहे थे। धीरे धीरे जीत की संभावना बढ़ने लगी। महल और युद्ध भूमि दोनों जगह साजिशें, युद्ध और निष्ठा की परीक्षा चल रही थी। महल के अंदर और युद्ध भूमि में घटनाएं तेजी से बदल रही थीं। रानी रुक्मिणी को समझ में आने लगा कि अगर उसने जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाया, तो उसकी सारी योजना विफल हो सकती है। उसने अपने सबसे भरोसेमंद सैनिकों को बुलाया और एक गुप्त संदेश भिजवाया। यह संदेश सीधे दुश्मन राजा के पास पहुंचा, जिसमें रानी ने उसे महल के अंदर से समर्थन देने का आश्वासन दिया, बशर्ते कि उसे पूरी सत्ता सौंप दी जाए। दूसरी ओर विजयगढ़ की सेना ने धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी। घायल होते हुए भी राजा विक्रमादित्य ने अपनी रणनीति में बदलाव किया। उन्होंने अपने कुछ विश्वास पात्र सैनिकों को गुप्त रूप से महल की ओर भेजा, ताकि वहां चल रही गतिविधियों का पता लगाया जा सके। महल के भीतर रानी की पकड़ धीरे धीरे कमजोर पड़ रही थी। दरबारी और मंत्री अब स्पष्ट रूप से दो गुटों में बंट चुके थे।
कुछ अब भी रानी के पक्ष में थे, तो कुछ राजा की वफादारी में वापस लौटने लगे थे। इसी बीच एक अप्रत्याशित घटना घटी। रानी के सबसे करीबी सलाहकारों में से एक, जिसे वह सबसे ज्यादा भरोसेमंद समझती थी, अचानक गायब हो गया। यह खबर पूरे महल में फैल गई। कुछ लोगों का मानना था कि वह राजा के पास गया है, जबकि कुछ को लगा कि वह खुद को बचाने के लिए छिप गया है। महल के गलियारों में फुसफुसाहट बढ़ने लगी। हर कोई अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित था। रानी की आंखों में पहली बार घबराहट झलकने लगी, लेकिन उसने अपने चेहरे पर शिकन नहीं आने दी। वह जानती थी कि अब उसे अपनी सबसे बड़ी चाल चलनी होगी, वरना सब कुछ खत्म हो सकता है। युद्ध भूमि में राजा की सेना धीरे धीरे विजय की ओर बढ़ रही थी, लेकिन असली खेल अब भी महल के भीतर चल रहा था। कौन किसका साथ देगा, कौन किसे धोखा देगा, और सबसे बड़ा सवाल, क्या रानी की अंतिम चाल उसकी जीत सुनिश्चित करेगी या वह अपने ही जाल में फंस जाएगी। महल में हलचल तेज होती जा रही थी। रानी रुक्मिणी ने महसूस किया कि अब समय तेजी से निकल रहा है, और अगर उसने जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो उसकी पूरी योजना विफल हो सकती है। उसने अपने गुप्तचरों को आदेश दिया कि वे महल में फैले असंतोष का पता लगाएं और तुरंत उसे रिपोर्ट दें। उधर राजा विक्रमादित्य के गुप्त सैनिक महल में प्रवेश कर चुके थे। वे भेष बदलकर अंदर घुसे थे और धीरे धीरे महल के महत्वपूर्ण दरबारियों से संपर्क कर रहे थे। कई मंत्री, जो पहले रानी के पक्ष में थे, अब दुविधा में पड़ गए थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि इस परिस्थिति में क्या करना सही होगा। रानी ने महल के कुछ विशिष्ट दरबारियों को अपने गुप्त कक्ष में बुलाया। उसने उनसे स्पष्ट शब्दों में कहा, राजा अब अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा। हमें यह तय करना होगा कि विजयगढ़ का भविष्य किसके हाथों में होगा। जो मेरे साथ है, उसे अभी अपनी निष्ठा साबित करनी होगी। लेकिन तभी महल के एक कोने से हलचल की आवाज आई। रानी के कुछ सैनिक दौड़ते हुए अंदर आए और बोले, महारानी, महल के कुछ द्वारों पर अजनबी पहरेदार देखे गए हैं। हमें शक है कि वे राजा के लोग हो सकते हैं। रानी की आंखें सिकुड़ गईं। उसने तुरंत अपने विश्वास पात्र सेनापति को बुलाकर महल के सभी द्वारों को सील करने का आदेश दिया। अब वह किसी भी कीमत पर यह सुनिश्चित करना चाहती थी कि स्थिति उसके नियंत्रण से बाहर न जाए। युद्ध भूमि में भी परिस्थितियां तेजी से बदल रही थीं। राजा विक्रमादित्य, जो अब तक घायल थे, अचानक पूरी ताकत के साथ दुश्मन सेना पर टूट पड़े। उनकी सेना ने भी यह देखा और पूरे जोश के साथ लड़ाई में कूद पड़ी। दुश्मन राजा को अब एहसास हो गया था कि यह युद्ध उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। महल और युद्ध भूमि दोनों जगह एक अजीब सी बेचैनी थी। हर कोई अपने अगले कदम को लेकर सतर्क था। कौन सा गुट किसका समर्थन करेगा, कौन अंत तक टिकेगा, और सबसे अहम सवाल, असली राजा कौन बनेगा। महल में तनाव बढ़ता जा रहा था। रानी रुक्मिणी ने अपने सैनिकों को हर कोने पर तैनात कर दिया था, लेकिन अब उसे अपने ही दरबारियों पर पूरा भरोसा नहीं रह गया था। कई लोग उसकी चालें समझने लगे थे, और कुछ ने गुप्त रूप से राजा विक्रमादित्य से संपर्क साधना भी शुरू कर दिया था कि कौन उनके पक्ष में है और कौन रानी के साथ। महल की गलियों में फुसफुसाहट बढ़ रही थी। कुछ लोग राजा की वापसी की उम्मीद कर रहे थे, तो कुछ अभी भी रानी के आदेशों का पालन कर रहे थे। रानी को जैसे ही खबर मिली कि कुछ अजनबी सैनिक महल के भीतर देखे गए हैं, उसने तुरंत अपने सबसे भरोसेमंद सैनिकों को बुलाया। उसने आदेश दिया, जिस किसी पर भी शक हो, उसे तुरंत बंदी बना लो। अगर महल के अंदर कोई राजा के लिए काम कर रहा है, तो उसे पकड़कर मेरे सामने लाया जाए। उधर युद्ध भूमि में राजा विक्रमादित्य ने अपनी रणनीति बदल दी। वह अब दुश्मन को खुलकर युद्ध में उलझाने के बजाय छोटी छोटी टुकड़ियों में बांटकर हमला कर रहे थे। यह योजना कारगर साबित हो रही थी, और धीरे धीरे विजयगढ़ की सेना दुश्मन पर भारी पड़ने लगी। महल में इस बीच स्थिति और भी पेचीदा हो गई। कुछ मंत्रियों ने छिपकर गुप्तचरों के जरिए राजा को संदेश भेजा कि महल के भीतर भी रानी की पकड़ अब कमजोर होने लगी है। लेकिन रानी भी कोई साधारण खिलाड़ी नहीं थी। उसने एक और योजना बनाई। राजा के कुछ पुराने वफादार सैनिकों को झूठे वादों के साथ अपने पक्ष में करने का प्रयास किया। महल की ऊपरी मंजिलों पर कुछ सैनिकों ने आपस में बातचीत शुरू कर दी। वे तय नहीं कर पा रहे थे कि किसका समर्थन करें। अगर राजा वापस आता तो उन्हें क्या इनाम मिलता, और अगर रानी जीत जाती तो क्या वह उन पर भरोसा करती। रात गहराने लगी थी, लेकिन महल और युद्ध भूमि दोनों जगह नींद किसी की आंखों में नहीं थी। हर कोई अपनी अगली चाल पर विचार कर रहा था। हवा में अनिश्चितता थी। कौन किसका साथ देगा, कौन किसका विश्वासघात करेगा, और सबसे बड़ा सवाल, महल के सिंहासन पर अंततः कौन बैठेगा। महल के गलियारों में सन्नाटा था, लेकिन अंदर ही अंदर कई साजिशें पक रही थीं। रानी रुक्मिणी अपने गुप्त कक्ष में बैठी थी। उसकी आंखें तेजी से मोमबत्ती की लौ की तरह चमक रही थीं। उसने अपने सबसे भरोसेमंद सेनापति को बुलाया और धीमे स्वर में कहा, हमें यह तय करना होगा कि अगली सुबह से पहले महल पूरी तरह मेरे नियंत्रण में हो।
अगर राजा के गुप्त सैनिक महल में घुस चुके हैं तो हमें उन्हें पकड़ना ही होगा। सेनापति ने सिर हिलाया और तुरंत अपने सैनिकों को हर कोने पर तैनात कर दिया। रानी अब कोई चूक नहीं चाहती थी। उधर तहखाने से गुप्त मार्गों के सहारे राजा के वफादार सैनिक धीरे धीरे महल के अंदरूनी हिस्सों में पहुंच रहे थे। उनका उद्देश्य साफ था, रानी के नियंत्रण को खत्म करना और राजा के लिए रास्ता तैयार करना। लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि महल के कुछ दरबारी अब भी रानी के पक्ष में थे और उनकी हर हरकत पर नजर रख रहे थे। इसी बीच युद्ध भूमि में राजा विक्रमादित्य ने अपनी अंतिम योजना पर अमल शुरू कर दिया। दुश्मन सेना अब बिखरने लगी थी। राजा ने देखा कि उनके कुछ पुराने मित्र और सहयोगी जो पहले असमंजस में थे, अब वापस उनके साथ आ गए थे। इसने उनकी सेना को एक नया जोश दिया। महल में हलचल बढ़ती जा रही थी। कुछ दरबारी अब खुलकर रानी के खिलाफ बातें करने लगे थे, लेकिन अभी भी भय का माहौल था। कोई नहीं जानता था कि अगली सुबह तक कौन जीवित रहेगा और कौन नहीं। रानी ने अपनी अंतिम चाल चलने का फैसला किया। उसने एक विशेष संदेश भेजा, जिसे केवल चुनिंदा लोग ही जानते थे। यह संदेश महल के अंदर किस तक पहुंचेगा और इसका क्या प्रभाव होगा, यह अभी भी एक रहस्य था। महल और युद्ध भूमि दोनों जगह तनाव अपने चरम पर था। कुछ लोग छिपकर राजा की प्रतीक्षा कर रहे थे, कुछ रानी की सत्ता बनाए रखने के लिए लड़ रहे थे, और कुछ केवल अपनी जान बचाने के बारे में सोच रहे थे। रात और गहरी होती जा रही थी, लेकिन फैसले की घड़ी अब बहुत दूर नहीं थी। महल के अंदर तनाव बढ़ता जा रहा था। रानी रुक्मिणी अपने गुप्त कक्ष में बेचैनी से टहल रही थी। उसकी योजनाएं अब तक सफल रही थीं, लेकिन अब महल में कई ऐसे चेहरे थे जिन पर वह पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकती थी। उसने अपने निजी अंगरक्षकों को इशारा किया और कहा, जो भी संदेहास्पद लगे उसे तुरंत कैद कर लो। उधर तहखाने से गुप्त मार्गों के जरिए राजा विक्रमादित्य के वफादार सैनिक महल के भीतरी हिस्सों तक पहुंच चुके थे। वे छिपकर दरबारियों से संपर्क करने लगे। कई दरबारी अब यह समझ चुके थे कि रानी का शासन अधिक समय तक टिकने वाला नहीं है, लेकिन वे खुलकर किसी पक्ष में जाने से पहले यह देखना चाहते थे कि किसकी जीत सुनिश्चित है। महल के गलियारों में फुसफुसाहट तेज होने लगी। कुछ मंत्रियों ने गुप्त रूप से राजा तक संदेश भिजवाया कि वे सही समय पर उसका समर्थन करेंगे। लेकिन रानी भी कोई साधारण खिलाड़ी नहीं थी। उसने अपने विश्वास पात्रों को अलग अलग टुकड़ियों में बांटकर हर गतिविधि पर नजर रखने का आदेश दिया। इसी बीच युद्ध भूमि में राजा विक्रमादित्य की सेना ने दुश्मन पर जबरदस्त हमला बोल दिया। दुश्मन राजा अब घबराने लगा था। उसे यह लगने लगा कि अगर जल्द कुछ नहीं किया गया तो उसकी हार निश्चित है। लेकिन उसने अभी हार नहीं मानी थी। महल में अचानक हलचल मच गई। किसी ने सूचना दी कि कुछ अज्ञात लोग गुप्त मार्गों से महल में प्रवेश कर चुके हैं। रानी ने तुरंत अपने सेनापति को आदेश दिया, महल के सभी द्वार बंद कर दो। हमें इन घुसपैठियों को जिंदा पकड़ना होगा। महल के अंदर अब दो गुट बन चुके थे, एक रानी के साथ, दूसरा राजा के पक्ष में। हर कोई सतर्क था। गलियारों में दबे पांव सिपाही घूम रहे थे। खुफिया संदेशों का आदान प्रदान हो रहा था और सत्ता की यह लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर थी। रात गहरी होती जा रही थी। हर किसी की सांसें रुकी हुई थी। क्या राजा अपने महल में वापस लौट सकेगा या रानी की अंतिम चाल सब कुछ बदल देगी? महल में हर कोई अपनी जगह स्थिर था, लेकिन भीतर ही भीतर कोई ना कोई अपनी अगली चाल चलने की तैयारी कर रहा था। महल के भीतर साजिशें गहराती जा रही थीं। रानी रुक्मिणी ने अपने सबसे भरोसेमंद सेवक को बुलाया और धीमे स्वर में कहा, समय हमारे पक्ष में नहीं है। जो करना है तुरंत करना होगा। सेवक ने सिर झुकाया और अदृश्य हो गया। कुछ ही देर में महल के अंदर छिपे हुए राजा के वफादार सैनिकों में से कुछ अचानक गायब होने लगे। किसी को पता नहीं चल रहा था कि वे पकड़े गए या किसी और खेल का शिकार हो गए। उधर राजा विक्रमादित्य ने युद्ध भूमि में अपने सेनापतियों को संकेत दिया कि वे धीरे धीरे महल की ओर बढ़ें। वह समझ चुके थे कि असली लड़ाई अब महल के अंदर ही लड़ी जानी थी। महल के गलियारों में अजीब सी खामोशी थी। सिपाही एक दूसरे की आंखों में झांक रहे थे, मानो यह तय करने की कोशिश कर रहे हों कि कौन किसका वफादार है। दरबारियों के चेहरों पर असमंजस था। कोई भी पहला कदम उठाने से डर रहा था। रानी ने अपने गुप्तचरों को चारों ओर भेजा। वह जानना चाहती थी कि राजा महल में घुस चुका है या नहीं। लेकिन इससे पहले कि कोई सूचना आती, महल के मुख्य द्वार से एक जोरदार आवाज गूंजी, राजा विक्रमादित्य आ चुके हैं। महल में जैसे भूचाल आ गया। सैनिक अपनी तलवारें संभालने लगे। दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। रानी के चेहरे पर एक क्षण के लिए घबराहट आई, लेकिन वह तुरंत संभल गई। उसने अपने अंगरक्षकों को संकेत दिया और कहा, तैयार रहो, यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। महल की दीवारों के पीछे कुछ दरबारी राजा के स्वागत के लिए तैयार थे, तो कुछ अब भी रानी की ओर देख रहे थे, मानो यह तय करने की कोशिश कर रहे हों कि अंतिम फैसला किसके पक्ष में जाएगा। हर तरफ हलचल थी।
हर कोई अपनी चाल चलने के लिए सही समय का इंतजार कर रहा था। महल का भविष्य अब बस एक क्षण की दूरी पर था। महल के भीतर तनाव चरम पर था। राजा विक्रमादित्य के आगमन की घोषणा होते ही दरबारियों के चेहरे पर अलग अलग भाव उभरने लगे। कुछ में राहत, कुछ में भय और कुछ में गहरी उलझन। रानी रुक्मिणी ने अपनी कमर कस ली। उसने अपने निजी रक्षकों को इशारा किया और वे तुरंत महल के मुख्य कक्ष की ओर बढ़ गए। महल के दरवाजों पर राजा के वफादार सैनिकों और रानी के अंगरक्षकों के बीच तलवारें टकराने लगीं। गलियारों में चीखें गूंज उठीं। कुछ सैनिकों ने राजा का समर्थन किया, तो कुछ अब भी रानी के प्रति निष्ठावान थे। राजा विक्रमादित्य ने महल में कदम रखा। उनका चेहरा कठोर था, आंखों में एक तेज रोशनी थी। उनके पीछे उनके भरोसेमंद सेनापति खड़े थे। उन्होंने चारों ओर देखा। महल वहीं था, लेकिन अब हर दीवार पर साजिश की परछाइयां झलक रही थीं। रानी अपने सिंहासन के पास खड़ी थी, आंखों में वही चतुराई भरी चमक। उसने धीरे से कहा, आपका स्वागत है महाराज। महल के बीचों बीच राजा और रानी एक दूसरे के सामने खड़े थे। सिपाही तलवारें संभाले हुए थे। दरबारी अपनी जगह स्थिर थे, लेकिन उनके दिलों की धड़कन तेज हो गई थी। हवा भारी हो गई थी, मानो कोई बड़ा तूफान आने ही वाला हो। कोई नहीं जानता था कि अगला शब्द कौन बोलेगा। कोई नहीं जानता था कि अगली तलवार किस पर उठेगी। लेकिन एक बात निश्चित थी, महल का भाग्य अब कुछ ही पलों में तय होने वाला था। महल के भव्य दरबार हॉल में सन्नाटा छाया हुआ था। राजा विक्रमादित्य और रानी रुक्मिणी एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। दोनों के चेहरे पर आत्मविश्वास, लेकिन मन में अलग अलग रणनीतियां। महल के हर कोने में सैनिक तैनात थे। कुछ राजा के थे, कुछ रानी के। दरबारी अपने स्थान पर खड़े थे, लेकिन उनकी आंखों में बेचैनी थी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि अगली चाल कौन चलेगा और कौन विजयी होगा। रानी ने सिंहासन के पास एक कदम बढ़ाया और धीमे स्वर में कहा, महाराज, क्या आपको सच में लगता है कि आप यहां आकर सब कुछ पहले जैसा कर सकते हैं? राजा विक्रमादित्य ने एक पल के लिए दरबार का जायजा लिया। वे देख सकते थे कि कई दरबारी अभी भी असमंजस में थे। उन्होंने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, राज्य की असली शक्ति हमेशा सत्य और निष्ठा में होती है। छल और विश्वासघात से कुछ समय के लिए विजय पाई जा सकती है, लेकिन यह स्थायी नहीं होती। रानी के होठों पर हल्की मुस्कान आई। उसने अपनी नजर दरबारियों पर डाली और कहा, तो क्या हम यह तय करें कि इस राज्य की वास्तविक शक्ति किसके पास है? राजा के वफादार सेनापति एक कदम आगे बढ़े। महल के बाहर भी हलचल बढ़ने लगी थी। सैनिकों के जूते संगमरमर की फर्श पर खटक रहे थे। हर कोई अपनी जगह पर था, लेकिन हर दिल में एक ही सवाल था, अब आगे क्या होगा? महल की ऊंची दीवारों के बाहर सूरज धीरे धीरे अस्त हो रहा था। आकाश लाल रंग में रंगा था, मानो यह संकेत दे रहा हो कि इस रात के बाद महल में बहुत कुछ बदलने वाला था। महल के भीतर तनाव अपने चरम पर था। राजा विक्रमादित्य और रानी रुक्मिणी आमने सामने खड़े थे। चारों ओर सशस्त्र सैनिक तैनात थे। कुछ राजा के पक्ष में, तो कुछ अब भी रानी के प्रति वफादार थे। दरबारियों की सांसें थमी हुई थीं। रानी ने एक गहरी सांस ली और धीमे स्वर में कहा, आपको लगता है कि इस महल में आपका स्वागत होगा, कि ये दरबारी आपके सामने सिर झुकाएंगे? राजा विक्रमादित्य ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, राज्य केवल सिंहासन पर बैठने से नहीं चलता रानी, यह प्रजा के विश्वास से चलता है, जिसे तुमने खो दिया है। रानी हल्का हंसी, लेकिन उसकी आंखों में घबराहट झलकने लगी थी। वह जानती थी कि कई दरबारी अब राजा के पक्ष में जाने लगे थे। तभी एक मंत्री अचानक आगे बढ़ा और ऊंची आवाज में बोला, हमने काफी सहन किया महारानी, इस राज्य को छल से नहीं बल्कि न्याय से चलाया जाएगा। यह सुनते ही कुछ और दरबारी राजा के पक्ष में आ गए। सैनिकों में भी फुसफुसाहट शुरू हो गई। अचानक महल के कई रक्षक राजा के पक्ष में खड़े हो गए। रानी के वफादार सैनिकों ने लड़ने की कोशिश की, लेकिन वे कमजोर पड़ने लगे। रानी समझ गई कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। उसने अंतिम बार राजा विक्रमादित्य की ओर देखा, मानो कुछ कहना चाहती हो, लेकिन इससे पहले कि वह कोई और चाल चल पाती, राजा के सैनिकों ने उसे घेर लिया। राजा विक्रमादित्य सिंहासन की ओर बढ़े और उस पर बैठ गए। दरबारियों ने सिर झुकाकर उनका स्वागत किया। महल में फैला डर और अनिश्चितता अब समाप्त हो चुका था। रानी रुक्मिणी को बंदी बना लिया गया। उसकी चतुराई, उसकी साजिशें सब धरी की धरी रह गईं। महल के बाहर सूरज पूरी तरह डूब चुका था, लेकिन महल के अंदर एक नई रोशनी फैलने लगी थी, सत्य और न्याय की रोशनी। राजा विक्रमादित्य ने अपनी आंखें बंद की और एक लंबी सांस ली। राज्य अब फिर से उसके हाथ में था, लेकिन इस जीत की कीमत वह कभी नहीं भूलेगा।